राधे राधे। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। आज का वीडियो भाजपा बूथ अध्यक्ष सुरेश पोखरियाल बिसल पावो, जिन्होंने कल मैसेज करके बताया है कि तुम मुझ पे कितने भी आरटीआई लगा लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो मेरे कंट्रोल में हैं। और मेरे एक फ़ोन कॉल पे अधिकारी वो कर लेते हैं, संज्ञान लेते हैं मेरा। तो बीजेपी का तो खैर उत्तराखंड में ऑल ओवर जितना मैंने देखा है, अभी मैं हमारे माननीय यहाँ के विधायक जी से, धन सिंह जी से मिला पर्सनली, जब यहाँ पे आ रखे थे वो 19 तारीख को आई थी। तो उनको भी जो मैटर जिसके लिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया ये आरटीआई, तो 19 तारीख को खैर उनसे मिला, तो उन्होंने भी मिल के ये बोला कि हाँ आप लेटर लिख दो, मुझे भेज दो करके। मैंने उनको लेटर भी लिख दिया पर्सनली, और आई थिंक 24 तारीख को मैंने उनको लेटर लिखा है, पर अभी तक उनके यहाँ से कोई एंड से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब मुझे लगता नहीं कि होगी, क्योंकि एक मैं कहता हूँ बीजेपी वाला ही बीजेपी वाले को क्यों वो करेगा। कहीं भी आपने देखा होगा सीबीआई वो होती है, जांच हो रही है, उन किसकी हो रही है। अभी देखा है कि बीच में सेंट्रल में बीजेपी है, वहाँ पे क्या कहते हैं स्टेट में बीजेपी है, और वो अपनी एम्प्लॉयज़ का या उसके एम्प्लॉयज़ का सीबीआई जांच हो रही है। नहीं, कोई भी चाहे, उनको पता है कि हमारा बीजेपी कार्यकर्ता भ्रष्ट है या जो भी है, बट वो बीजेपी टैग है ना, उनको नहीं चाहिए कि पर दूसरे लोगों को एजेंडा मिल जाए हम पे बोलने का, हम पे क्वेश्चनिंग करने का। इसलिए खा रहा है तो खाता ही रहेगा। तो मैं तो चाहता नहीं हूँ कि हाँ अगली बार भी बीजेपी आए और आम जनता का खून चूसती रहे, कागजों पर सिर्फ वो हो कि हाँ हमने ये किया वो किया, बट ग्राउंड लेवल पे कुछ ना हो। जैसे मैंने नाबार्ड का मैटर उठाया, तो 17 लाख का पूरा बजट दिखा रखा है, बट ग्राउंड लेवल पे जीरो है। ये मैंने जिला अधिकारी पौड़ी को भी, जब मेरे को जो सूचना के अधिकार जो दो मैंने आरटीआई डाली थी, उनका जवाब मुझे असंतुष्ट नहीं लगा, संतुष्ट नहीं हुआ उनके जवाब से, तो मैंने डीएम को साहब को लेटर लिखा। मैंने 19/10/2024 को लेटर लिखा था, उसका संज्ञान नहीं लिया गया। कब तक? 28 तारीख तक। मैं 28 को पर्सनली डीएम साहब से मिलने गया। वहाँ जा कर के मुझे एक हफ्ते बाद, खुद देख लीजिए 9 दिन हो गए थे ऑलमोस्ट, एक हफ्ते बाद फिर मुझे बोला गया कि जहाँ पत्र प्रेक्षित कक्ष है वहाँ से मुझे ये नंबर दे दिया गया। 21 तारीख को बता रहे थे वो एसडीएम को फॉरवर्ड हो गए थे। उसके बाद 22 तारीख को वो एसडीएम से वहाँ के तहसील पे वो फॉरवर्ड हो गए, बट तहसील से बोल रहे हैं कि हाँ सीएम धामी जी का ये प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम था, इसीलिए 22 तारीख से लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगभग 10 दिन हो गए अराउंड इसको। 10 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं की। तहसीलदार के बाद ये पटवारी के पास जाना था, बट बोल रहे पटवारी अभी तक डाक लेने नहीं आया। रही बात डीएम साहब की, डीएम साहब से मैं मुझे वेट करवाया गया। मैं तो खैर गाड़ी की सुविधा तो होती नहीं है, सुबह 8 बजे का पहुंचा हुआ, डीएम साहब आए 1:30 बजे। आए तो फटाफट सुनवाई की, और मुश्किल से 1 मिनट ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। एक तो मैं किसी और के साथ सोनीपत जी के साथ गया था, जिनको डीएम ने साफ कह दिया कि आपको आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी। एक तो बेचारे के वो प्रधान हैं भटियाओं की, और 2 साल से उनका पैसा नहीं दिया गया। वो लेडीज़ यहाँ वहाँ के चक्कर काट रही है। उसके बाद डीएम कहता है कि नहीं, इस औरत को आपको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है। ये कौन सी बात है? डीएम आपके पास आए हैं, हम किस लिए आए हैं? अगर ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें हो जाती, आपके जो नीचे वाले अधिकारी हैं हमारी बातें सुन लेते हैं, तो हमें आपके पास आने की ज़रूरत, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत क्यों थी? पर डीएम साहब को शायद इतना दिमाग नहीं है, जाने भगवान। मुझे बोलते हैं कि हाँ ये नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड को आपने कंप्लेन किसको करी? तो मैंने उनको बाद में, चलो पहले उनको नहीं पता होगा, बाद में मैंने ये पेज भी दिखाया, तो उनको ये पेज में पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
किस डिपार्टमेंट में आपने डाला, तो उनको पता ही नहीं कि नाबार्ड फाइनेंस डिपार्टमेंट आता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आता है। आप डीएम हो कि सड़क छाप कोई आदमी बैठे हुए या फ्रॉड करके आए हुए हों, जैसे मुन्ना भाई में दिखाया, आपको पता नहीं है नाबार्ड क्या है, कौन से एरिया में आता है ये, कौन सा डिपार्टमेंट होगा इसका, वित्तीय विभाग में आएगा, किस विभाग में आएगा, आपको जानकारी नहीं है। आपको किसने बना दिया डीएम? बात करने की आप में तमीज़ नहीं है। मैं पहले आईएएस ऑफिसर से नहीं मिल रहा हूँ, इससे पहले भी जब मेरा कॉलेज अप्रूव नहीं हुआ, मैंने हाई कोर्ट में जब केस डाला था, शीला दीक्षित जी से मैं मिला, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के हेड से मिला, उनको उनसे बात करके पता चला कि हाँ, उन्होंने टाइम भी दिया, हम लोगों को बात की अच्छे से, हम ग्रुप में गए थे खैर, पर अच्छे से बात की। अरे यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, है ना, डीएम हो आप, डीएम हो के ऐसे आप टाइम नहीं दोगे? आपके पास कोई फरियाद लेकर के आया, आप उससे सुनना नहीं चाहते हो, फिर बोलते हैं तुझे गवर्नमेंट काम कैसे होते पता नहीं चलता। पता नहीं है, क्या पता नहीं है? उनका अधिकारी जो मेल चेक करता है बोलता है, जियो कहता है ऑनलाइन कंप्लेंट क्या रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं सुनेंगे हम। तो क्यों उन्होंने ये इतनी सारी ईमेल आईडी दे रखी हैं, क्यों क्यों ये नंबर्स दे रखे हैं साइट्स पे, सोशल साइट्स पे क्यों दे रखा है? कमिश्नर ऑफ गढ़वाल मंडल, असिस्टेंट कमिश्नर गढ़वाल मंडल, उनकी साइट्स कांटेक्ट नंबर क्यों दे रखे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, डीवाईएसपी, सीडीओ, क्यों क्यों उनकी आइडियाज और दे रखी हैं जब आपने ईमेल आईडीज का रिप्लाई ही नहीं देना है? वाई? इसकी भी आरटीआई यूटीआई मैंने मांगी है, जब आपको नहीं देना है तो बंद कर दो ना। ऑफिशियल साइट, गवर्नमेंट साइट किस लिए खोल रखी है आपने? जब हमारी ईमेल्स आईडी का आप लोगों ने जवाब नहीं देना है, मुझे पर्सनली आ करके वहीं पे अगर कंप्लेंट लिखानी है, सब कुछ करना है, तो मैं ईमेल क्यों लिखूं? तो इनको आईडीज को बंद कर दीजिए, जो भी आपने गवर्नमेंट साइट में डाली हुई है ना। पर्सनली तो आपकी ईमेल आईडी होगी, बट ये गवर्नमेंट के जो आप वो आईडीज हैं वो बंद कर दो, सोशल साइट में ना दिखे, ठीक है? जब आपको कार्रवाई नहीं करनी है तो 26 सितंबर से मुझे 15 तारीख को, जब मैं 14 तारीख को मेरी आरटीआई आई, 15 तारीख को मुझे रिप्लाई आता है यहाँ डीएम ऑफिस से कि हाँ, ये आपकी आरटीआई की कॉपी है, इसको संलग्न कॉपी को देख लीजिए करके ऐसा मैसेज आता है। अगले दिन वो बंदा मुझे कॉल करता है, मैंने रिवर्ट में कहा मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अगला बंदा फिर मुझे कॉल करता है, मिस्टर शेखर है उनका नाम। अगला बंदा मुझे कॉल करता है, आपने मुझे मेल क्यों किया? सेम उसी दिन मैं धन सिंह जी के वहाँ प्रोग्राम में था और मुझे बोल रहा है आपने मुझे मेल क्यों की? मैंने कहा आपने मुझे मेल क्यों की? तो फिर उसके बाद जब ये बात चल रही थी, फिर मैंने पूरा बताया कि ऐसा से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आरटीआई से या जो भी है। तो फिर बोलते हैं आपने कब हमें आपने इसके बारे में हमें तो इन्फॉर्म नहीं किया। तो मैंने बताया कि 26, अपनी मेल चेक कर लो, 26 तारीख को भी मैंने मेल कर दी थी सितंबर में, फिर 4 अक्टूबर को स्टिल नो वर्क करके भी मैंने ईमेल किया था। मैंने ईमेल डीएम को ही नहीं किया, मैंने क्या कहते हैं धन सिंह जी को उसमें वो कर रखा था, डीएम, एसडीएम, एडीएम, बहुत सारे लोगों को टैग करके रखा था, कमिश्नर ऑफ बॉडी, तो बहुत सारे लोगों को मैंने उसमें टैग करके रखा था, बट एक आदमी का भी सिंगल रिप्लाई नहीं आता है। डीएम एंड से जो रिप्लाईज आता है वो भी आरटीआई का आता है, कितना 15-16 दिनों में, 20 दिनों में जो रिप्लाई आता है कि ये कॉपी अटैच करके दो। उसके बाद वो शेखर नाम का जो बंदा होता है जो मेल चेक करता है डीएम ऑफिस में, वो कहता है अकॉर्डिंग टू डीजीओ आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला जियो ये कहता है, इसीलिए जब उन्होंने बोला कि जियो, इसीलिए मुझे ये वहाँ पर जा कर के ये लेटर लिखवाना पड़ा। उसके लिए भी 2-3 घंटे 2 घंटे लगभग वेट किया वहाँ पे, फिर वो पत्र दिया। 19 तारीख से लेकर के अभी तक इस मैटर का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, क्योंकि भ्रष्ट तंत्र है बाबा यहाँ, भ्रष्ट। और क्या, उनके पास बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं, उनके लिए टाइम का वैल्यू नहीं है, सदियां बिता देंगे इस काम को करने के लिए। 19 तारीख का 28 तारीख डीएम ऑफिस से रिसीविंग आ जाती है, 22 तारीख की जैसे बता रहा हूँ डाक पोस्ट हो गई है तहसीलदार के एंड से, और 10 दिन से लगभग वो पटवारी नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है यार, कहाँ से जाएगा? हाँ, बहुत तो घंटों घंटों की ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। वही तो, एक कोने से दूसरे कोने जाना है, 7 समुंदर पार करने हैं,
पटवारी को के यहाँ से डाक कलेक्ट करने के लिए 22-10 दिन लग जाते हैं। ये भ्रष्ट तंत्र है। मेरे साथ जब मैटर हुआ देहरादून में, जब पुलिस वालों ने मुझे मारा, एक डिपार्टमेंट को 6 महीने लग गए। पुलिस में जो एक जीडीपी जो रेलवे पुलिस फोर्स होती है और जो नॉर्मल पुलिस फोर्स होती है, उन दोनों के चक्कर में मैंने वहां दे दी थी एसएसपी कार्यालय में। उन्होंने जो हरिद्वार जब ट्रांसफर करी, 6 महीने लग गए। एक कागज को देहरादून से हरिद्वार पहुंचने में कितना टाइम लगता है? हार्डली 1.5-2 घंटा, वो भी मैं ज्यादा मान के चल रहा हूँ। उसके लिए 6 महीने लग जाते हैं। तो ऐसा काम होता है, एक लेटर चिपका रहता है। अभी लेटर की बात करूं तो मैंने भी फिर, जब मुझे धन सिंह जी ने बोला तो मैंने 24 तारीख को स्पीड पोस्ट कर रखी है। ये ऊपर दिख रहा है ना, 24 तारीख को उनके घर के एड्रेस पे स्पीड पोस्ट। मैंने जो ये आरटीआई या इसकी कंप्लेन की थी, ये मैंने पर्सनली कर रखी है। गांव वालों ने मिलकर भी एक कंप्लेन की थी, स्पीड पोस्ट की थी, वो 7-10 की थी पीएमओ को। अभी तक उसका जवाब नहीं आया। वो वैसे की वैसे होगी। मेरी जो कंप्लेन थी, मैंने जो कर रखी थी, उसका रिप्लाई मुझे आया। तो ये 17/10/2024 को आया। ये मैंने क्या कहते हैं, पीएमओ ऑफ में कर रखी थी, सेंट्रल में ये कर रखी थी मैंने कंप्लेन। तो उन्होंने कुछ जानकारी दे दी मुझे इस संदर्भ में। तो ये खाना पूर्ति की गई वहाँ पे, जो मुझे आरटीआई का रिबिल्टर रिबिल्टर उन्होंने दे रखा है। और मैं तो संतुष्ट नहीं था इससे, तो मैंने दोबारा अपील कर दी थी कल। फिर अपील के बाद में भी उनका मुझे कॉल आया। अपील के करने के बाद भी मुझे क्या बोलते हैं, अपील करने के बाद भी उसको कंसिडर नहीं किया गया। और फिर मुझे कॉल आता है वहाँ से। फिर उसके बाद मुझे वो मुझे मेल भी आया, खैर, कि हाँ, आपकी वो जो अपील है उसको रिक्वेस्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर ली गई आपकी अपील की रिक्वेस्ट जो है। पूरी मैंने डायरी बना रखी। इससे पहले भी जो मैंने आरटीआई मांगी थी 2022 वाली, मेरे पास कॉपी नहीं है उसकी, सॉफ्ट कॉपी। किसानों को खेतों में किसानों के स्कूल बनाए गए, क्या ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है? बोलते फेंसिंग करेंगे। फेंसिंग कितने, 250 मीटर फेंसिंग करेंगे? 250 मीटर फेंसिंग से हो जाएगा? क्या हो जाएगा 250 मीटर? एक तरफ आपने पूरा सर्कल ही नहीं बनाया है, 250 मीटर यहाँ लगा दिए तो क्या होगा? सबसे पहला घटक यही था कि फेंसिंग करेंगे, जब मैं 2-2.5 साल पहले था कि फेंसिंग होगी। बस बांझ बुरास के झड़े हुए उससे इन्होंने वो खाद बनाई। क्या खाद बनाई जाने भगवान। और उस खाद का रिजल्ट, आउटपुट क्या निकला जाने भगवान। कितनी पैदावार हुई अभी तो मुझे ग्राउंड लेवल पे तो कुछ नहीं दिख रहा। जैसे 40 क्विंटल जो बोलते हैं, ये सुरेश है जो मैंने बताया, बीजेपी का जो बूथ अध्यक्ष है, उसने 40 क्विंटल वाला पोखरी गांव वालों को पोखरी गांव से निःशुल्क रलथम खदगेड़ में लगा दी गई। 40 क्विंटल, 4,000 किलो, इतने निःशुल्क दे दी। 2-10 रुपये छोड़ने नहीं वाला है। जो यहाँ वहाँ खाना मुंह मारता रहता है, खाने के चक्कर में गवर्नमेंट की स्कीम को उसने फ्री का दे दिया। उसके बाद 4.97 क्विंटल बोल रहे नेपियर घास लगाई गई। कहाँ है ग्राउंड लेवल पे घास? कहीं नहीं है नेपियर घास। ना मैंने खुद निरीक्षण किया है। अगर वीडियो मैं इसकी शेयर कर दूंगा इसमें भी। मुर्गी दाना बनाने के लिए इन्होंने मुर्गियां दी गई लोगों को 360, 6 लोगों को 360 दी गई, जबकि डिटेल में शायद मुझे 260 का ही विवरण दिया गया। और ना मुर्गी बाड़ा दिया गया, ना ही मुर्गी के लिए दाने दिए गए। और लगभग 4-5 दिनों में वो मर भी गए। बीज भंडारण टोकरी रखी हुई बट बायो रिसोर्स सेंटर में, उसका अता पता नहीं। बीज भंडारण टोकरी, जब हिमालय प्लस की न्यूज़ रिपोर्टर वहां गए तो बीज भंडारण टोकरी खाली थी। 40 किसानों को
दिया गया है प्रति बीज के हिसाब से। जौ, बाजरा, मक्का, मूंग, अरहर, लोबिया, राजमा, छीमी, ये नाबार्ड के उसमें है। जबकि वहाँ पे परिपूर्णानंद दादाजी सही बोल रहे थे कि हमारे गांव वालों को ना बाजरे का कलर नहीं पता है कि बाजरा होता कैसे है। तो ये हालत है ग्राउंड लेवल पे। और वहां पे डॉक्यूमेंटेशन में क्या दिखा रखा है उन्होंने कि हमने 40 क्विंटल लेमन ग्रास फ्री की दे दी, नेपियर घास लगा दी। पोषण युक्त बगीचा यदि उसकी धनराशि VWC में दे रखी तो उसका वो VWC क्या कर रहा है? मैंने कितने मजदूर लगे इस कामों के लिए, तो बोलता है नबार्ड में मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। हिमांशु शर्मा यहाँ की DDDA में है, सहायक प्रबंधक है दीपक कुमार। और पूछा गया कि इसको क्यों चुना गया, तो बोल रहे 11 गांव में हरियाली जलागम का पहले भी प्रोजेक्ट था, तो अब उसको वो किया गया दोबारा से उन्हीं गांव में करना था जिनमें जलागम पहले ऑलरेडी हो चुका था। 2010 की जब मैंने RTI मांगी तो RTI का जवाब मुझे जो बोर्ड में मेंशन था हरियाली सड़क परियोजना वो मैंने लिखा, बट उन्होंने रिप्लाईज में क्या किया 12 हेक्टेयर भूमि पे। मैंने कहा कितने हेक्टेयर पे, तो 12 हेक्टेयर पे वृक्षारोपण हुआ है। जब मैंने उसका बाकी के जो क्वेश्चन है उनका रिप्लाई उन्होंने जो चिपका रखा है वहाँ पे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, दूसरे के बाद डायरेक्ट 10वां और 11वां आ जाता है, उसमें सेम ये प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह जानकारी किस परियोजना या क्षेत्र से संबंधित है नहीं। अगर ठीक है आपने बहुत अच्छा बोला, मैं तो बोलता हूँ आपको नहीं पता। आपको नहीं पता किस परियोजना से, तो 12 हेक्टेयर कहाँ से आ गए यार? करो चोरी तो ऐसे तो करो कि जो पता ना चले। पहले में तुम 12 आंसर लिख देते हो, उसके बाद ये था नाबार्ड द्वारा हरियाली सड़क जलागम परियोजना CBC 2010-2011 में जो हुआ था। तो मैंने यही मांगा था। ब्रुशूट चेक डैम क्या होता है, पत्थर चेक डैम क्या, गैविगियन चेक डैम क्या होता है, रिचेपिड क्या होता है, डाइवर्जन ड्रेन, ठीक है, कृषि डैम हो, उद्यमी का डैम हो, कित टॉयलेट बताए गए थे, टॉयलेट बने थे 2010 की परियोजना में, तो कुछ का जवाब नहीं, इनको परियोजना ही नहीं पता चली। सेम मैंने लिखा हुआ है नाबार्ड द्वारा हरियाली सड़क जलागम परियोजना 2010-11 नहीं। पहले इन्होंने 50 किसानों को, जो उनका वो था 50 किसानों को चयन किया गया था, फिर 40 हुए, 40 के बाद बोलते हैं अब 30 ही रह गए हैं, ठीक है। 7 रिसोर्स किसान इन्होंने लिए, कैसे बने, क्या बने, कुछ कितनी राशि हुई, ये मैंने अभी RTI से मांगूंगा। मुझे पता चला है गाजियाबाद में जो लोग गए थे वहां पे 50,000 पर हेड लिया गया है, उसकी भी मैं डिटेल निकालूंगा। ये 5/5/2022 को नाबार्ड ने सेस को लिखा हुआ था कि हम आपको ऑफर करते हैं कि आप काम करो हमारे उसमें। या फार्मर रिसोर्स पर्सन है, इसमें सुरेश पोखरियाल लिखा हुआ है, सूरजमणि पोखरियाल लिखा हुआ है, ठीक है। और खदगेट से है हरिंदर भंडारी हो गया, रलथम से अनूप सिंह हो गया, बिसल से है बीरेंद्र सिंह नेगी, मनवर सिंह नेगी, महावीर सिंह नेगी। अब इनका हरिंदर बोलता है मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ कभी भी, ना मुझसे पूछा गया। हिमालयन प्लस में भी वो बोला, तो इसमें उसका नाम क्यों है हरिंदर का? और सूरजमणि जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फार्मर जो 7 सेलेक्टेड फार्मर्स हैं उसमें सूरजमणि जी क्या कर रहे हैं? और इवन इतना ही नहीं है, ये 7 यहाँ ताजुब की तो बात ये है, रिनोमिनेशन में इनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे 2-2 और 1 दिन, 5 महीने में 1 दिन, या जो भी मैंने समझ जो भी है इनका अमाउंट या काम किया है। पोखरी गांव में 20,000 रुपए दिए, खदगेड़ में 10,000, यानी प्रधान हरिंदर को 10,000 रुपए दिए गए हैं। ये अब ये इन्होंने पहले बनाया था, देने हैं, दे चुके हैं, वो तो RTI बताएगी, बट ये है, ये वो दे रखा है इन्होंने। इसमें टोटल 50 किसानों की संख्या है। नंबर ऑफ फार्मर्स में अगर काउंट करता हूँ तो 50 किसान है इसमें से।
तो डाटा तो मैंने तैयार कर रखा है, स्टडी करता रहता हूँ। तो ये पूरा नाबार्ड का मामला है। पूरा जो मैं बता रहा था, सुरेश पोखरियाल जो भाजपा का भाजपा का बूथ अध्यक्ष है, उसका मैं बता रहा था कि कैसे नाबार्ड्स में वो कोषाध्यक्ष, इससे पहले भी 2010 में था तो उसने अपने उसका भाई कोषाध्यक्ष था, अभी भी वो कोषाध्यक्ष है। और जो मेरी इससे जो इसने ये लिखा है कि ये जो सारा मैटर वो नाबार्ड की वजह से हुआ, क्योंकि नाबार्ड में एक कोषाध्यक्ष है, मशीनों के ऊपर प्रोडक्ट के क्रय विक्रय पे खा रहे हैं लोग, अपनी मर्जी से पैसों का वो करते हैं। जब नाबार्ड की मीटिंग हुई थी नीचे नारायण सिंह जी के गेस्ट हाउस में, तो इसने बोला था कि क्या बोलते हैं, मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मैं ही डिसाइड करूंगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। प्रदीप भंडारी जी थे जो हमारे गांव की मीटिंग में, सुरेश और मैं इक्वलेंट हैं, हम दोनों अलग नहीं हैं, हम डिसाइड करेंगे, गांव वाले डिसाइड नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इसका बहिष्कार किया। प्रदीप भंडारी जी के वर्ड्स है कि मैं डिसाइड करूंगा, आई एम एज द गवर्निंग बॉडी, कि कहाँ क्या होना है, किसको, जैसे बायो रिसोर्स सेंटर कुसुम पोखरियाल को देगी, ये मैं डिसाइड करूंगा, आप डिसाइड नहीं करोगे, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। जब और लोगों ने कुछ क्वेश्चनिंग पूछा तो बोलते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं आप लोगों की जवाब देने के लिए, गो टू आरटीआई, अब आरटीआई पे जाओ, आरटीआई उसका जवाब देगा। ये कुछ समिति मेंबर्स के नाम थे, उमेद पवार, पान सिंह, शांति, सावित्री, लक्ष्मण, नाम नहीं थे, कुछ और था। हाँ, ये जो मुर्गी ने दी गई उनके नाम थे, 6 लोगों के नाम थे। समिति का गठन कैसे किया गया वो उनके पास जवाब नहीं है। फर्स्ट मेरा जो वो था, जो बोर्ड लगा हुआ था नाबार्ड का, मैंने उससे क्वेश्चन नहीं किया। टोटल 30 लाख का बजट प्रस्तावित धनराशि थी, बट बता रहे हैं इनको 17 लाख ही मिली। तो ये मैंने क्वेश्चन नहीं किया था सबसे पहले ये देख करके। फैंसिंग का मामला ले लो तो 7/9/2024 को उस मीटिंग में मैं था जिस दिन कुसुम देवी के घर पे वो बायो रिसर्च सेंटर लगा रहा था। हर गिन के 7 लोग थे उसमें, चित्रमणि पोखरियाल, संदीप, सुरेश, निर्मला देवी, उषा देवी, प्रभा देवी भी बाद में आई थी, खैर फिर भी उनका मैंने नाम लिखा, और हेमलता, प्रदीप भंडारी और पवन नेगी थे। ये 7/9/2024 की जो मीटिंग हुई उसका, ये मीटिंग जो हुई थी 21/10/2024 को, जिसमें जिसमें तीनों गांव के जो बाकी तीनों गांव हैं पोखरी गांव को छोड़ करके, बिसल्ड, खदगेड़, रलथम, उनके गांव के लोगों को पैसे बांटे गए। पैसे के भूखे लोग गाड़ी कर करके आए वहां पे, और पोखरी गांव वालों की आवाज वहां दबा दी गई। जब मैंने हिमांग जी से पूछा, उन्होंने एक तो मेरी वीडियो शूट करने से मना कर दिया, आप शूट नहीं कर सकते। उसके बाद बोलते मैं आपके आरटीआई का जवाब देने के लिए नहीं आया था, मैं कॉमन पीपल जो यहाँ पे और लोग हैं, आप वैसे भी वो नहीं हो, उसके मेंबर भी नहीं हो, हेड फार्मर नहीं है, तो आपको मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, ठीक है। 7 लोगों के नाम जब पूछे गए गौमूत्र से उत्पाद, तो उषा देवी, बीरा, लक्ष्मी, शांति, लता, बीना देवी के इन्होंने नाम लिए। ट्रेनिंगेबल हैदराबाद से ट्रेनर आए, 16 ट्रेनिंगें हुई हैं, ऐसा कुछ डाटा उन्होंने दिया। और ये चूज़ों के संबंध में कुछ जानकारियां उन्होंने दी थी कि हाँ, अनूप सिंह को 20 मिले 1 दिन के चूजे, कामेश को 1 माह के चूजे मिले, दिगंबर को 1 दिन की, नीरज भंडारी को 30, विजेंद्र को 30, लक्ष्मी को 30। तो कैलकुलेशन करूंगा तो 260 हो रहे, जबकि आरटीआई बोलती 360 थे करके। उसके बाद इन्होंने नेपियर का खर्चा भी बता दिया हमको कि आप इतना बड़ा हवा क्यों उड़ा रहे हो, 50 क्विंटल दिए तो उसका खर्चा कितना है, सिर्फ 19,800 है। और जिस उसकी बात कर रहे हो ना आप, क्या कहते हैं, लेमन ग्रास की, वो तो फ्री दिया है, फ्री का क्यों वो कर रहे हो, ऐसा जवाब था वहाँ पे डीएम का, डीडीएम का, हिमांश शर्मा का और प्रदीप का। उसके बाद इन्होंने कहा कि उषा देवी, गीता देवी, जमुनोत्री देवी और भी थी लेडीज, इन्होंने अपने खेतों में नेपियर लगाए, बट नेपियर ग्राउंड लेवल पे तो थी नहीं उतनी। जैसे प्राइवेट जमीन की बात आई, जैसे उन्होंने बायो रिसोर्स सेंटर बना रखा है, वो किसी की उस पर नहीं बना सकते थे, हमें जमीन में पर्सनली वो
आपको कम्युनिटी या पंचायत से जो जमीन मिलती उस पे बना सकते थे वो लोग। ये जब हमने पूछा कि क्या बोलते हैं कितने वो हैं, क्या जब लेमन ग्रास आपने फ्री की दी तो डांडा से तो उसने फ्री अपने आप तो बहुत धोया नहीं होगा, किसी ने तो धोया, तो उन्होंने नाम बताया सरिता, मनोज जी की जो वाइफ है, यशोदा जी और सुनीता रलथम के शायद ये दिनों, ये तीनों ने घास सरा है। अब सरा है तो पूरे गांव वालों ने भी देखा होगा, इनके गांव वालों ने देखा होगा, हमारे गांव वालों ने देखा होगा। तो वो तो विषय है रलथम और खतगिड़ वालों की, क्योंकि पोखरी गांव से लगी है तो रलथम खतगिड़ वालों को पता होगा हाँ ये तीनों वहां थी कि नहीं। मीटिंग में वहां सुरेश बोलता है मेरे पास 200 स्टेप है, 40 गायें हैं। समिति चेंज होने पर उस दिन डिस्कशन हुआ, वो निष्कर्ष नहीं निकला। 24/6/2022 की थी। स्ट्रेंज की बात है, जो उस दिन समिति का चयन हुआ वो उस दिन सिर्फ दो ही लोग थे पोखर गांव में, बाकियों को कोई सूचना नहीं थी और वो लोग नहीं थे। सुरेश पोखरियाल और कुसुम देवी सिर्फ दो लोग थे और दो लोगों को ही मेंबर 9 में से दो लोगों को ही मेंबर बनाया गया समिति का। सुरेश पोखरियाल कोषाध्यक्ष हो गए, कुसुम देवी नॉर्मल मेंबर हैं। टोटल 9 लोग थे इसमें और दोनों ही बेनिफिशियरी, हर चीज़ में दोनों बेनिफिट कर रहे हैं। बायो रिसोर्स सेंटर भी कुसुम देवी जी के घर पे है। इन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि हाँ जो क्या बोलते हैं, जो इन्होंने समिति का चयन हुआ वह कैसे हुआ उसके भी डीडीएम को भी पता नहीं है, ना ही वो बताना चाहते हैं। उससे पहले जब मुझे 1-1.5 घंटे पहले फर्स्ट टाइम कन्वर्सेशन हुई थी उस दिन बोले थे हाँ मैं तो खुद चाहता हूँ प्रदीप भंडारी ब्लैकलिस्ट हो जाए। दूसरे दिन इन्होंने जब ये मीटिंग हुई 21 तारीख को पासा पलट दिया, और उनके फेवर में गाने लग गए, प्रदीप भंडारी के पैसे मिल गए होंगे या नाबार्ड के अधिकारी ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं कि जो हो गया, आपको इसका सपोर्ट करना है जो भी हो, आई डोंट नो। तो ये रहा उसमें क्या कहते हैं सगलन, जो कोषाध्यक्ष है बीजेपी का, सुरेश पोखरियाल वो, और उसने यही नहीं किया, उसने तो क्राइम की लिस्ट है उनकी, ठीक है ना, क्राइम की लिस्ट है 20-25 साल से गांव वालों के लिए जो पानी आ रखा है उसमें साइन है, सबके लोगों के साइन है, उसका पर्सनली यूज कर रहा है, उसके लिए ट्रांसफर मैंने स्पेशली लगा, और क्या बोलते हैं वो भी वन विभाग के क्षेत्र में आता है, उसका भी खैर मैं निकाल दूंगा, और वन पंचायत के क्षेत्र में आता है। गांव के जो मंदिर है उसको मालिकाना हक मेरा है। वहाँ के जो 2016 में जो पूजा हुई थी अभी तक का पैसों का अरविंद है नीचे, अरविंद पोखरियाल और मनोज मनोज पोखरियाल आई थिंक, और टेकराम दादाजी थे कैशियर, और यानी ये लोग सम्मिलित थे उसमें, और अभी तक का समिति हमारी रजिस्टर्ड है, ये है वो, पैसों का हिसाब नहीं दिया गया है तब से। चलो वो तो उसने खाया, पानी तो 20-25 साल से तो लोग लड़ते रहे, जब तक इसने पानी तो सबके साइन ले लिए, वो भी आरटीआई में सबके नाम निकाल दूंगा, सब पे केस डालूंगा कि आपने कैसे एक आदमी मिसयूज कर रहा था और आपने मिसयूज कर दिया ना, उसके चक्कर में पूरे गांव वालों को दिक्कत हुई। वो पानी रहता आता गांव में तो मंदिरों में लाइन नहीं लगती, वो तो अबे हर घर जल से जो पानी आ रखा है लोग उसको ही पीना चालू कर रहे हैं, तो तब नहीं है, नहीं तो गर्मी में तो बहुत हाहाकार मच जाता था। तो 20-25 साल आप बोल नहीं पाए, और आपने एक इंडिविजुअल को, कोई बोलता है मेरे सो रहे हैं नीचे, बुद्धि बल्लभ पोखरियाल हो गए, टीका प्रसाद जी हो गए, इनके और भी भाई बहन हैं, जो परिवार हैं, इन्होंने जमीनें दी। इनका एक चोपड़ियों में है, एक रिलेटिव चंडीगढ़ में है, एक नीचे हो गए क्या कहते हैं भगवती प्रसाद दादाजी उनका, तो इन सब की जमीन को उसने मांग करके वहां पे तार बाड़ करके खेती कर रहा है, अनलीगल तरीके, लीगल तरीके से बट स्कीम को खा रहा है, कहीं समिति बना करके, कहीं कुछ बना करके। गौशाला बना रखी है, गौशाला में भी खाता है, उसकी भी कंप्लेन कर रखी है। इसके बाप ने 2009-2014 में जब इसका बाप राजा राम प्रधान रह चुका था उसमें भी इसने बहुत सारा गबन किया पैसों का, उसकी भी मैंने आरटीआई खैर मांग रखी थी। तो मैं सब कुछ जो बोल रहा हूँ है, ये अब
पहले से ही धौंस मारते आए हैं कि हाँ यही बहुत वो हैं, तुर्रम खां हैं। जैसा अभी इसने बोला कि हाँ मेरे तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, सरकार मेरे साथ है। सरकार तेरे साथ मैं देखता हूँ ना कब तक तेरे साथ सरकार रहती है, ठीक है ना। सरकार तू बड़ा तोप है, तो देख लेते हैं सरकार कब तक तेरे साथ होती है, हाई ऑफिशियल कब तक तेरे साथ रहता है। कल मुझे कह रहा है कि मुझे मानहानि का दावा करेगा। ठीक है बाबा, कर ले, तो जितनी मानहानि करनी है, जो करनी है कर ले, मैं भी देखता हूँ, ठीक है। मैं गलत नहीं तो झुकूंगा नहीं मैं किसी के साथ, ठीक है। इसके बाप ने प्रधान रहते हुए अपनी बुआरी को आंगनवाड़ी का मैडम बना दिया। दूसरे को भी आंगनवाड़ी, जो गीता पोखरियाल है वो भी इसकी बोलने पे गीता वाइफ ऑफ मनोज पोखरियाल, वो भी इसके उस पे लगी। इन्होंने, इनके परिवार ने क्या किया, भोजन माता थी जो आशा, उस पे कंप्लेन की। जो राशन की दुकान थी परवीन पोखरियाल की, उसके कंप्लेंट की। जब 2017 में मैं मंदिर में पूजा करने गया तो मुझ पे आरोप लगाया कि मैंने माँ की मूर्ति जला दी, चोरी की। पटवारी को बुलाया। इनका खानदानी काम है धोस जमाना कि हाँ हमारा तो बहुत बड़ा वो है, नाम है, रुतबा है, पुलिस मेरे जेब में है, सब कुछ इनके जेब में रहती है, इनके एक बोलने पे सब कुछ काम हो जाएगा। वक्त बता देगा, समय बदल चुका है, पहले जैसे लोग नहीं रह गए। पहले तुमने खाया खाया, ठीक है। तो अभी ये फालतू का भाषण या लेक्चरबाजी करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम कितना भी मुझे डरा ले, बोल ले मेरे बाप को। एक तो मैंने पहले भी बोला था मेरे बाप को कॉल मत कर देना, गांव से और लोग भी कॉल कर रहे हैं। मुझे जिस दिन पता चल गया तो मैं बता दूंगा कि हाँ मेरे बाप को किसी ने परेशान किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये था भाजपा अध्यक्ष सुरेश पोखरियाल के काले चिट्ठे। अभी भी काले चिट्ठे की और वीडियोस बनाता रहूंगा, जैसे जैसे मुझे मेरे पास आरटी आएगी, मेरे पास डाटा आएगा, मैं काले चिट्ठों का आपको विवरण देता रहूंगा। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, राधे राधे, श्री राधे।